गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 8 का यानी न्यायपालिका के बारे में बनाना है। तो न्यायपालिका क्या होता है, तो ये इस मामले में इकाई 3 में लिखा गया हमारे संविधान में। तो न्यायपालिका का मतलब न्याय के क्षेत्र में कैसे कैसे देते हैं और क्या क्या करना है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में बताते हैं। तो न्यायपालिका इस विषय का है, पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 1 और चलेगा। सबसे पहले तुमको बता दें कि जब तक 2 वीडियो चलाता है तो एक क्यों तुम लोग देखते हो, कम से कम 2 वीडियो देखो, क्योंकि डेट वाइज जाता है तो 2 वीडियो कम से कम देखने का कोशिश करो। यानी कि एक वीडियो देख लेगा तो फायदा तुम्हें घाटा लगेगा, क्योंकि एगो पार्ट में कम से कम 2 गो, कभी कभी एगो बनता है। तो 2 गो जब पार्ट बनता है तो 2 गो वीडियो देखने की कोशिश करो। देखते हैं कोई एगो देखता है एगो छोड़ देता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, घाटा ही लगेगा। इसलिए 2 पार्ट देते हैं तो 2 पार्ट देखने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, यानी बरी करना। किसी कानून या साजिश में जो है, मान लीजिए कि किसी को मुकदमा चलता है और उसे बाइज्जत बरी की जाती है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं लगता है तो उसे बरी किया जाता है। मुआवजा, तो मुआवजा का मतलब होता है कि किसी अगर गलत किया है तो किसी को जैसे उसको मुआवजा कि कितना इतना रुपया दो, उसके बाद उसको बरी किया जाता है, उसको मुआवजा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि देखो बेदखल। बेदखली बेदखली का मतलब होता है कि कहीं पर दखल है कि किसी प्रकार का तुम दखल नहीं कर सके। बेदखल यानी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उल्लंघन, कोई कानून को उल्लंघन करता है तो उसे सर यानी न्यायालय सजा देती है। चलो देखते हैं अभ्यास प्रश्न में क्या है। तो आप देखो, फर्स्ट प्रश्न, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकार को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। सबसे पहले न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्योंकि इसलिए जरूरी कि मान ली कि न्यायपालिका का स्वतंत्र नहीं रहे तो वहाँ पर गरीब धनिक चाहे जो भी है वह अच्छा नहीं हो सकता है। न्यायपालिका को स्वतंत्र होना एक जरूरी होता है, क्योंकि न्यायपालिका अगर किसी प्रकार को वह नहीं देखता है कि जब कानून सुनाता है तो वह धनिक है या गरीब है या बूढ़ा है या जवान है, यानी कि जो भी व्यक्ति अगर सही है तो उसको देखते हुए न्यायपालिका स्वतंत्र रहता है। यानी स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, तब जाकर अच्छे से कानून लागू हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी अगर स्वतंत्र नहीं होगा, अस्वतंत्र होगा, पैसा के बल पर चाहे जो भी है कानून बदलाओगे तो वह स्वतंत्र नहीं है, वह उस तरह कानून का दुरुपयोग होता है, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर में क्या इसमें किताब में लिखा हुआ है, उसको ध्यान से सुनो और लिखने का प्रयास करो। चलो फर्स्ट प्रश्न का हम उत्तर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। देखो, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मौलिक अधिकारों को लागू करने के न्यायपालिका यह स्वतंत्र होना आवश्यक है। यह भी संभव है कि न्यायपालिका स्वतंत्र, न्यायपालिका को स्वतंत्र के लिए आवश्यक है। चलो फर्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका की प्रक्रिया का प्रभाव। तो देखो न्यायपालिका का प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान से सुनो। एक स्वतंत्र न्यायपालिका और अमीर तथा प्रयुक्त लोगों को प्रभाव नहीं होती है तथा कोई भी राजनीतिक, धनी या सामाजिक प्रभुताशाली व्यक्ति या न्याय प्रक्रिया को नियंत्रण कर पाता तो न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं होता। गरीब और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों की उचित न्याय नहीं मिलता या नागरिकों के प्रति भेदभाव। इस प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए भारतीय संविधान में ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है। चलो दूसरा पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा। यह देखो ध्यान से, शक्तियों का बंटवारा यह न्यायिक प्रक्रिया का एक पहलू है। इसका मतलब यह है कि न्याय राज्य की अन्य शाखाएं जैसे विधायिका, कार्यपालिका कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालतें राज्य के अधीन नहीं होता, नहीं वे सरकार की ओर से काम करती है, वह स्वतंत्र होती है। चलो तीसरा पॉइंट है न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखो, काम की बंटवारे के लिए यह अनिवार्य है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की सभी नागरिकों को नियुक्ति सरकार की अन्य शाखाओं का दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट है चौथा, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में अदालतों की भूमिका। अदालतों की देखो कैसे भूमिका होती है। न्यायपालिका के स्वतंत्र अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगा सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में ले अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि आप किसी को लगता है कि उनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है। मैंने शक्ति का दुरुपयोग अगर हो रहा है तो अदालत में क्या कर सकता है, वह जा सकता है, वह स्वतंत्र है, किसी प्रकार को वह यानी उसको अगर
तकलीफ है यानी किसी से यानी कोई कारण है तो वह जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है कि आपको ऐसा लगता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। तो देखो, न्यायिक समीक्षा के विचार से कैसे, मान लीजिए कोई कानून फंस जाता है तो उसके बेंच उसको बढ़ते हैं और किसी प्रकार का अच्छे से मान लीजिए 2-4 जज बैठते हैं, उससे आपस में सलाह लेते हैं कि इसका फैसला क्या करना चाहिए। तो न्यायिक समीक्षा यानी कि हमको समीक्षा कर ही उसको अच्छे से निर्णय देते हैं। चलो देखते हैं कि क्या न्यायिक समीक्षा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित ढंग से समीक्षा के विचार जुड़े हैं। संवैधानिक उपचार कर नागरिकों को अदालत जाने अधिकार मिला हुआ है। उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायिक समीक्षा ऐसा काम है कि जो न्यायपालिका के पास, चूंकि संविधान को व्याख्या है कि अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है, इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। देखो, मुख्य रूप से मान ली कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून तो संविधान को आधारभूत ढांचे से उल्लंघन है तो यह वह रोक लगा सकता है कि नहीं, आप यह कानून गलत ढंग से पास किए हैं, उस पर रोक लगाकर उसे क्या कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। चलो तीसरा है, दोनों में संबंध यह भी है कि यदि कोई नागरिक को लगता है कि राज्य उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो अपने संवैधानिक कानून के उपचार के अधिकार का प्रयोग करते हुए अदालत में जाकर न्यायिक समीक्षा के लिए अपील करते हैं। इस प्रकार अपने अधिकार प्रयोग को जोड़ देता है। इस प्रकार न्यायपालिका यानी उपचारी करती है। चलो नेक्स्ट लास्ट है, तीसरा है कि नीचे दिए गए स्तरों से न्यायालय को दर्शाया गया कि प्रत्येक के सामने निम्नलिखित उस समय के न्यायालय में सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया गया। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों को साथ मिलाकर की। तो सुधा गोयल का ही चौथा प्रश्न भी सुधा गोयल से ही मिलता जुलता है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो चलो सबसे पहले तुमको बताते हैं, ध्यान से सुनो। न्यायालय यानी देखो, तो निचली अदालत एक देखो, अब अभी जो है पहले प्रत्येक जिला स्तरीय था, अब जो तुम्हारा प्रखंड यानी कि तुमको बताइए तो जिला स्तरीय हो गया, जिला स्तरीय पहले था, अब तुम्हारा अनुमंडल स्तरीय हो गया, अब तुम्हारा क्या हो गया, अनुमंडल स्तरीय भी हो गया। तो वो अभी निचली अदालत है, अनुमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय, ये सब निचली अदालत में आएगा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय, वो राज्य स्तरीय हो जाएगा। हाई कोर्ट क्या हो जाएगा, या जो देखो हाई कोर्ट यानी कि इसे हम निचली अदालत को कहते हैं लोअर कोर्ट। उसके बाद राज्य स्तरीय को कहते हैं हाई कोर्ट, राज्य स्तरीय को क्या कहते हैं, हाई कोर्ट। और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो दिल्ली है। कहाँ है, दिल्ली है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, ठीक है। और प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं। प्रत्येक राज्य में क्या होता है, उच्च न्यायालय होते हैं लगभग। और उसके बाद निचली अदालत तुम सुनता है प्रत्येक जिला स्तरीय, अब अनुमंडल स्तरीय भी होगा, ठीक है। तो देखते हैं सुधा गोयल के मामले, पहले नीचे से जाते हैं, पहले ध्यान दो, पहले नीचे से क्या फैसला दिया, क्योंकि कोई भी पहले नीचे जाता है तो उसके बाद राजस्व जाता है, तब उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जाता है। तो नीचे से पहले स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से, यानी क्या क्या जवाब दे रहा है। देखो निचली अदालत ने लक्ष्मण, देखो उसकी मां को शकुंतला सुधा के सेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और सभी को मृत्यु दंड दिया। सभी को क्या किया, मृत्यु दंड दिया निचली अदालत ने। तब उसके बाद वह जो है हाई कोर्ट में यानी पेश किया। हाई कोर्ट ने क्या जवाब दे रहा है, ध्यान से। उच्च न्यायालय क्या दे रहा है, उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुरक्षा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। देखो अब बताओ कि यहाँ निचली अदालत यानी सजा दिया, या जो यहाँ पर अपील किया, और यहाँ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया। अब हाई कोर्ट से कहाँ जाया, उच्च न्यायालय यानी दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देखो अब सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपी से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। और सर्वोच्च न्यायालय दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी। अब बताओ, यहाँ पर बरी हुआ, उच्च न्यायालय में यहाँ पर मृत्युदंड सजाया, यहाँ पर तीनों को बरी कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है एक को बरी कर दिया और दो को यानी उम्र कैद की सजा दी।
देखो कैसे कैसे प्रोसेस होता है, किस प्रकार अपील अगर नीति आधार पर हमको संतुष्ट नहीं, यानी उच्च न्यायालय में संतुष्ट है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, देखो ध्यान से, सुधा गोयल के मामले ध्यान रखते हुए नीचे को पढ़िए, जो आवश्यक सही है उसे अपने सही निशान लगाइए, जो गलत है उसको टिक ले। देखो हम पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनो, यानी क वाला है, ध्यान से क वाला क्या दे रहा है, अभी सुना है कि आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। देखो आरोपी, देखो ध्यान से, इस ना तो आरोपी तो ये तीनों पक्ष है, यह बात गलत है, क्योंकि आरोपी दूसरा है, आरोपी क्या है, दूसरा है, दूसरा है कि वे उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। तो यह भी गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय तो फैसला दिया और उच्च न्यायालय, सबसे पहले ध्यान दो कि उच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, न कि सर्वोच्च न्यायालय को फैसला उच्च न्यायालय में देता, उल्टा उल्टा कर रहा है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट तीसरा करे, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो दोबारा निचली अदालत में जा सकता था। नहीं, देखो हाँ जा सकता था, थोड़ा सा मान लीजिए कि, लेकिन उसे सोच समझ कर ही जाना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ है तो कुछ कारणवश दूसरा कोई कारण कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय वो कहेगा वही होगा। ठीक है, उसके बड़ा अदालत भारत में कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा। चलो ध्यान से देखो, अब इसमें क्या दे रहा है कि देखो ध्यान से, या नहीं एक मिनट को, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें, ये वाला देखो ध्यान से, यानी क और ग, देखो सबसे पहले क वाला गलत है और ख वाला सही है। ख वाला क्या है, ख वाला क्या है, ख वाला सही है, और यानी ग वाला भी गलत है। ग वाला क्या है, गलत है। देखो ध्यान से कैसे बताते हैं, एक बार पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनो। कर आरोपी इस मामले में उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत से फैसले से सहमत नहीं थे। देखो दोनों गलत है। देखो सबसे पहले निचली अदालत से फैसले से आरोपी नहीं, वह दूसरा कोई आरोप था उसको साबित कर दिया, आरोपी थोड़े गए। आरोपी मान लीजिए कि आरोप जब साबित हुआ तो उच्च न्यायालय की, ये देखो सबसे पहले यह थोड़ा सा, यह देखो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अंतिम निर्णय, क्योंकि देश का उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। निचला दे, देखो सबसे पहले यहाँ हम बता दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिए हैं। देखो सबसे पहले हम अगर फैसला है देता है तो आरोपी मान लीजिए कि जो केस किया हुआ है तो वह तो सही समझेगा कि मृत्यु दंड दिया, तो जो आरोपी ने जाएगा उच्च न्यायालय में, तो आरोपी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट गया, तो इसमें कह रहा है तो हाई कोर्ट गया, तो सही बात है। अगर हाई कोर्ट देखो मान हाई कोर्ट से अगर मान लीजिए कि अगर बरी कर दे रहा है तो आरोपी यानी कि जो केस किया वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं ये गलत किया, यह जो है आरोपी को बरी कर दिया गया। इस प्रकार यह अभी सुना है, ऐसे ही जाना है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट लास्ट है, तो इसके मामले में यह भी देखो, आपको ऐसा लगता है तो यह तुमको यह क्वेश्चन आज समाप्त हो गया, और इससे पार्ट दूसरा में इस पार्ट का क्वेश्चन समाप्त करना। थैंक यू बच्चों।